10 मिनट विलंब हो गया हम लोगों को। आज एक गंभीर विषय है ज्योतिष का, जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। वो ये है कि जब हम किसी को अपनी कुंडली दिखाने जाते हैं तो उस कुंडली को देखने में वह व्यक्ति सबसे पहले पूछता है आपका नाम क्या है। नाम के बाद वो कहता है कि आपके जन्म की तारीख क्या है। जन्म की तारीख के बाद तीसरी चीज पूछता है जन्म का समय क्या है, और फिर इसके बाद पूछता है जन्म का स्थान क्या है। तो ये जो 4 चीजें वो व्यक्ति पूछता है, इस पर 4 अलग अलग सेशन में लेना चाहता हूं। जन्म का, व्यक्ति का नाम, ये अपने आप में एक उस मंत्र की तरह है। जब आप किसी मंत्र को निरंतर जपते हैं तो आपके मस्तिष्क के अंदर ऊर्जाओं के संचालन में फर्क आने लगता है। ठीक इसी तरह आपके जन्म की जो तारीख है, यह जन्म की तारीख का भी आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये न्यूमरोलॉजी ज्योतिष कहलाती है, अंक ज्योतिष कहलाती है। और इसके बाद तीसरी चीज है जन्म का समय, इस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर चौथी चीज है जन्म का स्थान। तो जन्म के समय पर जब हम चर्चा करते हैं तो जन्म के समय में 2 चीजें बहुत स्पष्ट है, इसको जान लिया जाए। पहली चीज ये है कि क्या हम जो समय जान रहे हैं जन्म का, वही सही समय है, या मेरे जन्म का समय कोई और भी हो सकता है। अब इसकी जांच कैसे की जाए? तो इसके जांच की प्रक्रिया में जाने के पहले हमारे शास्त्र जन्म के समय को कौन सा समय मानते हैं, इस पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। चर्चा का पहला बिंदु यह है कि जब मां गर्भ धारण करती है तो क्या वह समय जन्म का समय है? इस पर शास्त्र कहते हैं कि हाँ, मां जो जन्म गर्भ में धारण करती है, उसका जब बीज पड़ता है तो उसको जन्म का समय माना जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट वह समय का निकाल पाना असंभव है। इस वजह से ऋषियों ने इस खोज को और आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने के बाद उनका ये निष्कर्ष निकला कि 3 माह का गर्भ हो जाने के बाद मां के गर्भाशय में जो पिंड का निर्माण होता है, उसमें जीवात्मा का प्रवेश होता है। और जब जीवात्मा का प्रवेश होता है तो कुछ ऋषियों ने कहा कि वह समय जन्म का सही समय है जब मां को अपने पेट के अंदर पहली हलचल अपने बच्चे की दिखाई देती, मतलब उसमें जीव का प्रवेश उसके गर्भ के पिंड में हो गया। तीसरी चीज जो उसमें इसके बाद सबसे बड़ी आ गई, तीसरी चीज जो उसमें फिर आती है वो ये है कि बच्चे का निर्माण मां के गर्भ में पूरी तरह हो गया। निर्माण हो जाने के बाद अब डिलीवरी का समय आया। तो डिलीवरी के समय में जो गर्भाशय का पानी होता है जिसमें बच्चा तैरता रहता है, वो गर्भाशय का पानी मां के गर्भ से बाहर आने लगता है। तो क्या मतलब है इसका? इंडिकेशन ये है कि अभी तक वह बच्चा मां के शरीर का एक अंश था, उसके गर्भाशय में पलने वाला एक पिंड था, लेकिन अब उस बच्चे का शरीर पूरी तरह विकसित हो गया है और वह मां के शरीर से बाहर आने की प्रक्रिया उसने शुरू कर दी। तो जब उस बच्चे ने मां के शरीर से बाहर आने की प्रक्रिया शुरू की तो क्या इसको जन्म का समय माना जाए? ऋषियों ने इस पर भी चिंतन किया, और इसके बाद अगले स्टेप में ऋषियों ने कहा कि प्रसव पीड़ा की अनुभूति मां को जब हो तो क्या वह जन्म का समय माना जाए? इसके एक कदम और आगे बढ़कर हमारे ऋषियों ने चिंतन किया कि नहीं,
जब बच्चा मां के शरीर के बाहर आता है और सबसे पहले उसके शरीर पर वायुमंडल का प्रभाव होता है, तो क्या उसको जन्म का समय माना जाना चाहिए? इसके आगे और रिसर्च की गई और रिसर्च करने के बाद ऋषियों ने यहां तक खोजा कि जब तक बच्चे के नाभि की नाल मां के गर्भाशय से जुड़ी हुई है, तब तक वह बच्चा मां के शरीर से ही पोषण ले रहा है, इसलिए वह बच्चा मां के शरीर का अंश है। अतः गर्भाशय की नाल इस क्षण काटकर बच्चे के अस्तित्व को मां के अस्तित्व से अलग किया जाता है। वह समय जन्म का सही समय माना जाना चाहिए। इस पर मैंने सनातन ज्ञानपीठ के शोध में रिसर्च आरंभ किया, कई 100 कुंडलियां देखी और उसके बाद एक निष्कर्ष पर जो मैं पहुंचा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं कि बच्चे के जन्म का समय ना तो गर्भ धारण करने का समय है, ना गर्भ में जीव के प्रवेश का समय है, ना ही बच्चे के मां को प्रसव पीड़ा आरंभ हो वह जन्म का समय है, ना ही वह बच्चा जब मां के गर्भ से बाहर आ रहा है वो समय है, और ना ही जन्म का वह समय माना जा सकता है जिस समय उसकी नाल काटी जाती है। तो प्रश्न यह है कि फिर जन्म का सही समय क्या? जन्म का सही समय यह है कि जब बच्चा पहली बार रोने के लिए गहरी सांस लेता है, तो उस सांस के अंदर वायुमंडल के ग्रहों की जो ऊर्जा इस लोक में, इस पृथ्वी पर विद्यमान होती है, वह ऊर्जा नाक के माध्यम से मस्तिष्क के ऊपर जाकर के पहला इंप्रेशन, फर्स्ट इंपैक्ट छोड़ती है। और उस इंपैक्ट का असर क्या पड़ता है कि उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा अति सक्रिय होता है कुछ ग्रहों के प्रभाव से, कुछ हिस्सा सामान्य रहता है और कुछ हिस्सा कंपैरेटिव कम सक्रिय होता है, या कुछ हिस्सा निष्क्रिय भी रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में जन्म का सही समय क्या हुआ कि बच्चे ने खेचरी मुद्रा में, जो मां के गर्भ में वह खेचरी मुद्रा में था, जिस समय उसने अपनी जिह्वा से नासिका को अंदर से बंद कर रखा था जिससे कि गर्भाशय का पानी उसकी नाक के अंदर से फेफड़ों में न चला जाए, उस खेचरी मुद्रा से हटाकर जब उसने अपनी जिह्वा को बाहर किया और उस जिह्वा को बाहर करने के बाद जब वह गहरी सांस लेकर के पहली बार रोया, तो उसके रोने की जो प्रथम आवाज है, सनातन ज्ञानपीठ के शोध के अनुसार वही जन्म का सही समय है। अब इसको मैं कैसे कहता हूं दावे से? इसको मैं दावे से इस तरह कहता हूं कि बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, खास तौर से मकर लग्न के बच्चे हों, शनि के किसी भी लग्न के बच्चे हों, तो उस स्थिति में या शनि की राशि से संबंधित या शनि के नक्षत्र से संबंधित जो बच्चे होते हैं, वह बच्चे विलंब से रोते, और वो जो विलंब से रोते हैं, तब उस स्थिति में क्या होता है कि वह बच्चा मां के गर्भ से बाहर आ जाता है, नाल भी काट दी जाती है, लेकिन रोने में 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक, 8 मिनट तक, अधिकतम जो विश्व का रिकॉर्ड है वो 8 घंटे बाद बच्चे के रोने का। तो प्रश्न ये है कि बच्चा जब मां के गर्भ से बाहर आया उसको जन्म का समय माना जाए, या जो बच्चा रोया पहली बार उसको माना जाए? तो इस पर बहुत गहरा रिसर्च करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बच्चे के रोने की जो पहली आवाज है वह जन्म का सही समय है। इसलिए आप कभी भी संधि काल में यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसमें बहुत संभावना है कि व्यक्ति का जन्म पिछले लग्न में हो जाए, लेकिन वह बच्चा अगले लग्न में जाकर रो रहा है,
तो ऐसी स्थिति में अनुभव में ये आया कि उस बच्चे के जीवन पर जो भी असर दिखाई देता है ग्रहों का, वह उसके रोने वाले लग्न के समय के अनुरूप दिखाई देता है। अतः मैं इस निष्कर्ष पे पूरी तरह से दृढ़ हूं, क्योंकि सैकड़ों कुंडलियों के संधिकाल का विश्लेषण करने के बाद, व्यक्ति के जीवन में घटी हुई घटनाओं को देखने और समझने के बाद मैं इस शोध पर पहुंचा कि व्यक्ति जब खेतरी मुद्रा से बाहर निकल करके पहली सांस लेता है और उस सांस को लेने के बाद जब वह रोता है, तो उसके रोने की जो प्रथम आवाज है वही जन्म का सही समय है। अब यहां तक एक विषय खत्म हुआ। इस पर कोई साथी अपने कोई प्रश्न करना चाहते, कोई जिज्ञासा है तो बताएं, फिर इसके बाद इसके अगले चरण की बात करेंगे। प्रणाम गुरुजी। बताइए किशोर जी। गुरुजी, भाव कि यदि कोई नक्षत्र बदल रहा है अथवा लगन बदल रहा है तो किस जो अभी तक प्रचलित है उस हिसाब से किसी बच्चे का जन्म किसी और लगन में हुआ, और आपने जो हमें बताया उस हिसाब से वो किसी और लगन में जाकर रोया, तो इस हिसाब से तो उसकी पूरी की पूरी कुंडली ही बदल जाएगी। 90% होता यही है कि जन्म के समय को व्यक्ति तब मानता है जब वो बच्चा मां के गर्भ से बाहर आया, और रोने के समय को सही समय नहीं माना जाता। इसी वजह से मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि 60% लोग अपनी गलत कुंडली का जीवन भर विश्लेषण कराते रहते हैं और कहते हैं कि ज्योतिष विद्या सही नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कोई घटना सही नहीं हुई। और अब उनको ये बात कौन समझाए कि ज्योतिष विद्या अपनी जगह सही है, लेकिन आप जिस जन्म के समय को सही समय मानकर कुंडली बार बार दिखा रहे हैं वह जन्म का सही समय है ही नहीं। उदाहरण देता हूं, मेरे पिताजी जिस कुंडली को जीवन भर दिखाते रहे वह कर्क लग्न की कुंडली थी। फिर जब मैं परिपक्व हुआ, एक बार पिताजी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में घटनाएं 2 साल पहले घट जाती हैं, इसलिए आपकी निगाह से क्या हो सकता है। तो मेरी दादी जीवित थी, मतलब पिताजी की माता जी जीवित थी। तो हमने कहा कि आप जैसे इसमें लिखती हैं कि रात को 10:30 बजे का जन्म हुआ, तो आप इसको 10:30 बजे का अनुमान कैसे लगाती। उन्होंने कहा कि दीपावली का दिन था और दीपावली की पूरी पूजा करने के बाद हम लोग भोजन किए, और भोजन करके जब हम लोग लेट गए तो एक छोटी सी मुझे झपकी आई होगी और इसके बाद मेरे पेट का दर्द शुरू हो गया और उसकी थोड़ी देर बाद मुन्ना का जन्म हो गया, मतलब मेरे पिताजी का जन्म। तो अब प्रश्न यह है कि वह छोटी सी झपकी आधे घंटे की थी, 1 घंटे की थी, 1.5 घंटे की थी, 2 घंटे की थी, इसको किसी ने नहीं देखा। बस एक अनुमान लगाया कि पूजा खत्म होती है 8:30-9 बजे और इसके बाद भोजन किया 10 बज गया होगा और 10 बजे लेते होंगे, झपकी आ गई, आधे पौन घंटे बाद प्रसव पीड़ा शुरू हुई और जन्म हो गया। फिर जब पिताजी के जीवन की घटनाओं को मैंने उस कुंडली से मिलाना शुरू किया तो आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा, पिताजी का जन्म 12:30 बजे का निकला और सिंह लग्न की कुंडली बनी। और फिर उस सिंह लग्न की कुंडली के अनुसार जब उनके जीवन के घटना चक्र को मैंने बतलाया और उसका विश्लेषण करना शुरू किया तो एक्यूरेट सारी चीजें दिन वार एकदम सही घटने लगी। इवन यहां तक कि वो जब आफ्टर रिटायरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के कस्टम एंड एक्साइज में एडवाइजर हो गए तो एक दिन कुंडली का विश्लेषण कर रहे थे तो मैंने कहा 8 फरवरी को आप अपनी कुंडली से अपनी एडवाइजरी से रिजाइन कर देंगे। उन्होंने कहा क्यों रिजाइन करेंगे भाई, 80-90 हजार रुपए महीना मिल रहा है, सारी सुविधाएं हैं, गाड़ी है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, मैं क्यों रिजाइन करने लगा। हमने कहा लेकिन कुंडली यही बता रही। और आपको यह सुनकर ताज्जुब हुआ कि 7 तारीख की रात तक उनका कोई इरादा नहीं था। 8 तारीख की सुबह पूजा करके उठे, किसी से कुछ नहीं बोले और अपने गाड़ी के साथ ऑफिस गए और ऑफिस जाकर उन्होंने रिजाइन कर दिया। क्यों कर दिया ये उन्हें खुद नहीं पता, बस उनके मन में ये विचार आया कि मुझे ये कार्य नहीं करना। तो जब आपकी कुंडली सही होती है तो आपके जीवन पर जो घटनाएं घटती हैं वह एकदम सही उसी क्रम में घटती हैं
जिस क्रम में घटनाओं का घटना पूर्व निर्धारित होता है। हम लोग 60% लोग अपने जीवन में सही कुंडली लेकर के समाज में पंडितों से परामर्श नहीं लेते, ज्योतिषियों से परामर्श नहीं लेते, और जब घटनाओं का क्रम सही नहीं होता है तो लोग कह देते हैं कि ज्योतिष विद्या गलत है। मेरा कहना नहीं, विद्या एकदम सही है, आपके जन्म का सही समय गलत, जिसको आप सही मानते हैं। तो इसलिए सही समय ही आपके पास होगा, तभी आप अपने भविष्य को सुनिश्चित कर पाएंगे, उनकी योजनाएं बना पाएंगे। और कोई प्रश्न, या मैं आगे बढ़ूं अगले स्टेप में? जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था इसके अंदर, जैसे आपने कहा कि गर्भ के अंदर जब बच्चा 3 महीने बाद प्रवेश करता है तो उसके गर्भ का जो पिंड जो है उसका विकास बिना प्राण के संभव है, ये मेरा एक प्रश्न था। हाँ, देखिए ऐसा है कि जो प्रकृति की व्यवस्था है उस व्यवस्था में जीव अपने परिवेश संस्कारों के अनुरूप गर्भ को ढूंढता है, और जब वह किसी गर्भ में प्रवेश करता है तो उसके पहले वह जीव वहां पर यह देखता है कि क्या मेरे जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं और कामनाएं हैं वो इस गर्भ में प्रवेश करने से पूरित होंगी या नहीं होंगी। उस स्थिति में वह पिंड जब 3 माह का हो जाता है तब जीव का उसमें प्रवेश होता है, और जीव का जब उसमें प्रवेश होता है तो जीव उस ग्रह के सारे वातावरण को अपने संस्कारों के अनुसार रीड करता है, और रीड करने में अगर वह पाता है कि उसका निर्णय गलत हो गया तो वह जीव पिंड को छोड़कर चला भी जाता है, और उस स्थिति में जो संतान पैदा होती है वह संतान मृत पैदा होती है, मरी हुई पैदा होती है। इसको हम लोग गर्भपात कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एकदम स्पष्ट मत है कि 3 महीने तक मां के गर्भ में जब पिंड का निर्माण होता है, जब तक मां को पिंड में किसी भी तरह के हलचल की अनुभूति नहीं होती है तब तक वह बस सिर्फ पिंड का विकास हो रहा होता है, लेकिन उसमें जीव का प्रवेश 3वें महीने में ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ाइए। हाँ जी, हाँ जी। चलिए अब स्क्रीन शेयर करते हैं हम लोग। स्क्रीन जब हम लोग शेयर करेंगे तो आप इसमें देखेंगे जन्म के सही समय का ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, छोटा सा, इसको समझाने के लिए हमने बनाया आप लोगों को। इसमें हम लोग पृथ्वी पर हैं, और पृथ्वी जो है वो एक नीचे है, उसके बगल में चंद्रमा घूम रहा है, और सारे ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में भ्रमण करते हैं। लेकिन आपको ये बात एक आश्चर्यजनक लगेगी कि जब जन्म होता है किसी व्यक्ति का तो उस समय जो कुंडली बनाई जाती है उस कुंडली के अंदर हम यह देखते हैं कि बच्चे के जन्म के स्थान से कौन सा ग्रह किस दिशा में है, और आकाश मंडल में जो नक्षत्र समूह हैं और राशि समूह हैं उनके आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि 360 डिग्री का जो चक्र है उस चक्र के अंदर कौन सा ग्रह किस राशि पर किस नक्षत्र के किस चरण में उस समय गोचर कर रहा होता है। तो ये हमारे पूरे के पूरे सौर मंडल का नक्शा है, और इसमें जो राशि और नक्षत्रों की बात है ये दूसरे सौर मंडल का अंश है, लेकिन ग्रहों की जो गति है, ग्रहों का जो इसमें विश्लेषण किया गया है ये हमारे सौर मंडल का अंश है। तो जिस तरह सड़क पर चलने में माइलस्टोन होता है और हम उस माइलस्टोन के द्वारा ये पता करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में अब कितनी दूरी और बाकी रह गई है या हम कितनी यात्रा पूरी कर चुके हैं, उसी तरह हमारे
आकाश में जो तारामंडल है, नक्षत्रों के नाम से और राशियों के नाम से, उनके आधार पर हम ये पता करते हैं कि कौन सा ग्रह वर्तमान समय में आकाश मंडल में कितनी दूरी तय कर चुका है और आगे किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसमें से सापेक्षता के सिद्धांत के तहत कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी हो जाती है कि ग्रह पृथ्वी से विपरीत दिशा में चलता हुआ दिखाई देता है। उस स्थिति को हम कहते हैं कि ग्रह वक्री हो गया है, क्योंकि पृथ्वी केंद्र में नहीं है। पृथ्वी सूर्य से अलग हटी हुई तीसरी कक्षा में है, इसलिए तीसरी कक्षा के आगे के जो भी ग्रह हैं वो पृथ्वी के सापेक्ष अनुकूल और प्रतिकूल चलते हैं। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष हैं, इसलिए ये दोनों स्थिर रहते हैं, ये कभी वक्री नहीं होते। शेष सभी ग्रह अपने कालखंड, गति और पृथ्वी के सापेक्षता के अनुसार मार्गी और वक्री होते रहते हैं। अब इसके आगे एक बात और महत्वपूर्ण है जो बतानी है कि आप ये एक पट्टी देखें, मतलब ये है कि जब आप अपनी छत पर लेटते हैं तो आपको आकाश जो दिखाई देता है, यह आकाश मात्र 90 डिग्री तक आप देख सकते हैं, बहुत बृहद स्तर पर जाकर देखें तो। जबकि आकाश 360 डिग्री पर है, पृथ्वी के चारों तरफ आकाश है, लेकिन हम देख पाते हैं कितना 90 डिग्री। और उसमें भी 54 डिग्री जो है, यह 54 डिग्री ही मुझे लगा उसमें जो 54 डिग्री है वह 54 डिग्री के अंदर ही सारे नक्षत्र मंडल और राशि मंडल और ग्रह आ जाते हैं। मतलब ग्रहों का जो मूवमेंट हम लोग देखते हैं तो वह 54 डिग्री के अंदर देखते हैं। संपूर्ण आकाश जो देखते हैं वो 90 डिग्री तक देखते हैं, जबकि वास्तव में पृथ्वी के चारों तरफ जो आकाश है वो 360 डिग्री है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बहुत से ऐसे नक्षत्रों, बहुत से ऐसे ग्रहों या बहुत सी ऐसी राशियों की गणना अपनी कुंडली में नहीं करते हैं जो कि वास्तव में उस 360 डिग्री में एग्जिस्ट करती हैं, मौजूद हैं, लेकिन वह हमारे दृष्टि के सामने नहीं है, इसलिए हम उसकी गणना नहीं करते। यहां तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? अभी तक कोई प्रश्न हो तो बताइए, फिर अगले चरण की बात करते हैं। गुरुजी, प्रश्न बस यही था कि जो प्रचलित है उसमें बस वही गणना की जाती है जो दिखाई पड़ रहा है। आप उससे हट करके जो बता रहे हैं तथ्यों के आधार पर कि गणना में कहीं ना कहीं योग्य गुरु के अभाव में चूक भी हो सकती है, यही मेरा प्रश्न है। क्या ये उचित है मेरा प्रश्न? देखिए, हमारे शास्त्र ये बताते हैं कि पृथ्वी पर कुल 28 ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, जिनमें से हम लोग 7 स्थूल और 2 ऊर्जा ग्रहों की ही गणना करते हैं। उस स्थिति में क्या है कि आप जैसे वाल्मीकि रामायण देख लीजिए, तो वाल्मीकि रामायण में भगवान राम की कुंडली का विश्लेषण जो महर्षि वाल्मीकि ने किया है, उसमें उन्होंने मात्र 6 ग्रहों के आधार पर कुंडली का विश्लेषण किया। राहु, केतु और बुध, इन 3 ग्रहों का वर्णन भगवान राम की कुंडली में वाल्मीकि ने नहीं किया। इसका कारण क्या है? कारण समझ लेंगे तो चीजें सरल हो जाएंगी, सहज हो जाएंगी। इसका कारण जो सबसे बड़ा है वो ये है कि पृथ्वी जो है ये दोलायमान है, मतलब कि ये जो मूव करती है इसके डिग्री में हर समय फर्क आता रहता है। फर्क ऐसे आता है कि पृथ्वी का जो झुकाव है, ये झुकाव 22.1 डिग्री से लेकर के 24.5 डिग्री तक बदलता रहता है, और इसको बदलने में लगभग 41,000 साल लगते हैं। अब इस समय पृथ्वी के झुकाव में निरंतर कमी हो रही है, 0.468 विकला। पृथ्वी के झुकाव में
प्रतिवर्ष की कमी आ रही है। इसीलिए देखिए, भगवान राम के समय में पृथ्वी का जो झुकाव था वो इतना अधिक था कि उस कारण से बर्फ ऋषिकेश तक जमा करती थी। इसीलिए भगवान राम ने जो जाकर तपस्या की है हिमालय पर, वो ऋषिकेश में ही जाकर तप किया था। उसके ऊपर जाने का बर्फ के कारण उन्हें अवसर नहीं मिला। अब क्या है कि गंगोत्री के आगे गौमुख भी क्रॉस कर जाइए, वहां तक भी बर्फ नहीं। तो ये जो है वो पृथ्वी के झुकाव में परिवर्तन के कारण। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय में पृथ्वी का झुकाव 24 डिग्री पर था। आज जितने भी साहित्य जिनके आधार पर हम ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं, ये सारे के सारे साहित्य 24 डिग्री को बेस बांध करके किए गई गणनाओं पर आधारित है। इसके बाद इसमें जो शोध कार्य किया जाना चाहिए था, वो महाभारत युद्ध में जो बड़े पैमाने पर राजाओं की क्षति हुई, उसके कारण शोधार्थियों को या उस पर कार्य करने वाले लोगों का पोषण बंद हो गया। और जब उनका पोषण बंद हो गया तो शोध कार्य डिस्टर्ब हो गया। फिर इसके बाद बौद्ध धर्म का उदय हुआ। बौद्ध धर्म के उदय में उन्होंने ज्योतिष को सिरे से नकार दिया। फिर ईसाई धर्म आया, इस्लाम धर्म आया, यहूदी आए, मतलब तरह तरह के लोग आए। इन सभी लोगों ने ज्योतिष की उपेक्षा की। विक्रमादित्य के समय में पहली बार ज्योतिष को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी वराह मिहिर को दी गई, जो कि राजा विक्रमादित्य के राज ज्योतिष। वराह मिहिर ने दिल्ली में अंदर, जिसको आप कुतुब मीनार कहते हैं, उसे वराह मिहिर ने विष्णु स्तंभ कह करके स्थापित किया था। और वराह मिहिर की महिर औली, मतलब जहां जैसे विद्यालय होता है ना, और विद्यालय में होता है गौशाला होती है, तो उसी तरह जहां पर आलय शब्द का प्रयोग हो जाता है, वह जगह आलय शब्द के कारण लोगों के निवास का स्थान या ज्ञान का स्थान या इस तरह से हो जाता है। तो महिर जहां पर रहते थे, महिर आलय से महरौली बन गया, जो कि एक पड़ोस का गांव है कुतुब मीनार के बगल का। तो ये महिर आलय से जो महरौली बना, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था, ये राजा विक्रमादित्य द्वारा फंडित क्षेत्र था, जहां पर निरंतर ग्रहों नक्षत्रों की गति पर शोध हुआ करता था। अब यह जो शोध होता था ग्रहों नक्षत्रों की गति पर, इनके आधार पर बहुत से इंप्रूवमेंट ज्योतिष में किए गए, और वह इंप्रूवमेंट के आधार पर ज्योतिष की पुरानी अवधारणाओं में संशोधन भी हुआ। लेकिन वह क्रम ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि विदेशी आक्रांताओं के कारण जो जगह जगह मंदिरों को तोड़ा गया, शोधशालाओं को तोड़ा गया, तक्षशिला और नालंदा जैसे शोध स्थलों को आग लगा दी गई, पांडुलिपियों को जला दिया गया, डाटा नष्ट कर दिया गया, उसके कारण फिर यह शोध कार्य व्यवस्थित तरीके से आगे नहीं बढ़ पाए। अब जब पृथ्वी की गति निरंतर बदल रही है, ग्रहों की गति निरंतर बदल रही है, ब्रह्मांड का अस्तित्व अर्थात फैलाव निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, नक्षत्रों की दूरी निरंतर बढ़ती चली जा रही है, और राशियों की दूरी निरंतर बढ़ती चली जा रही है, तो उस स्थिति में यह अति आवश्यक हो गया है कि ज्योतिष के गणितीय सिद्धांत पर नए सिरे से फिर शोध कार्य आरंभ किया जाना चाहिए, और वह गणितीय सिद्धांत को फलित सिद्धांत में परिवर्तित करने के लिए या उस गणितीय डाटा से फलित घोषणाएं करने के लिए ज्योतिष के नए सिद्धांतों पर फिर से चर्चा की जानी चाहिए, फिर से उन्हें स्थापित किया जाना चाहिए, फिर से उन पर शास्त्रार्थ किया जाना चाहिए, जो कार्य संयोग से पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है। हाँ, विदेशों में जो विकसित देश है, जैसे जर्मन, इंग्लैंड है, फ्रांस है, अमेरिका है, वो लोग अपने यहाँ इस विषय पर कार्य कर रहे हैं, और वो लोग अपने रिसर्च पेपर, रिसर्च डॉक्यूमेंट को सबमिट भी करते हैं, लेकिन उन्हें पब्लिक में ओपन नहीं करते, क्योंकि ये इतना गूढ़ विज्ञान है कि उस गूढ़ विज्ञान के शोध को वो पब्लिक में नहीं लाते हैं, इसलिए कि इसका लाभ मुझे मिले और जन सामान्य को ना मिले। जबकि हम लोगों की जो अवधारणा है
वो वसुंधैव कुटुंबकम की है। अगर कोई बात, कोई सिद्धांत, कोई चीज हमने जान लिया तो पूरी पृथ्वी जाने, सब लोग उससे लाभान्वित हो और लोगों का जीवन उससे संवरे, अनुकूल हो। लोगों का मंतव्य, लोगों का विचारधारा हम लोगों का ये रहता है। लेकिन जो पश्चिमी देश है वो व्यवसायिक देश है। वहां पर अगर वह कोई शोध, कोई सिद्धांत स्थापित कर लेते हैं तो उसका मूल्य निर्धारण करते हैं, और वह मूल्य जो लोग दे सकते हैं उन्हीं को वह सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, अन्यथा नहीं होती हैं। इसलिए अभी आवश्यकता ज्योतिष के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी है वो यही है कि ज्योतिष के वर्तमान परिवेश में ग्रह गोचर नक्षत्र की जो स्थिति है उस पर नए सिरे से गणितीय सिद्धांत स्थापित किए जाने चाहिए, और उन गणितीय सिद्धांतों के आधार पर नए फलित के सिद्धांत स्थापित किए जाने चाहिए। इसकी इस समय वर्तमान समय में बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस कर रहा हूं। अब हम लोग आगे आते कि व्यक्ति के नक्षत्रों का व्यक्ति के जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो जो ग्रह, जो नक्षत्र पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे होते हैं उनकी एक अपनी विशेष ऊर्जा होती है, और वह ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वह जो नक्षत्र पृथ्वी के सामने होता है, मतलब मैं जिस जगह पृथ्वी पर जन्म लिया हूं उसके सामने के हिस्से में जो नक्षत्र हैं उनका अलग इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ेगा, और जो नक्षत्र पृथ्वी के पीछे के हिस्से में है, मतलब जहां मैंने जन्म लिया उसके पीछे की तरफ है, उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि अगर मेरा जन्म दिन का है तो सूर्य मेरे सामने है, तो सूर्य की ऊर्जा का असर दिन में जन्म लेने वाले व्यक्तियों पर अलग पड़ेगा, और जब वह सूर्य अस्त होकर पृथ्वी के पिछले हिस्से में चला गया तो वहां पर फिर उसका इम्पैक्ट, उसका असर हमारी कुंडली में अलग पड़ेगा। तो इसको लेकर के हमारे यहाँ जो स्वरूप संरचना की गई है वो चतुर्थ भाव के अर्ध भाग से लेकर के दसम भाव के अर्ध भाग के जो हिस्से हैं, इन हिस्से को मध्य से काट दिया गया। यहां पर लग्न, पहली राशि जैसे 1 नंबर आप कहते हैं, वह लग्न स्थान जन्म का सूर्योदय का प्रथम भाव हो जाता है। इसके बाद जैसे जैसे सूर्य अपना स्थान बदलता जाता है वैसे वैसे 1.25 घंटे से 2.25 घंटे के मध्य में लग्न परिवर्तित होती रहती है, और इस तरह 24 घंटे की साइकिल पूरा करके 12 राशि में, मतलब 12 कुंडली के 12 भाव में ग्रह पूरा चक्र लगा करके अगले दिन के चक्र की फिर से प्रक्रिया शुरू कर देता है। तो इसलिए व्यक्ति की जब कुंडली बनाई जाती है तो उसमें लग्न को केंद्र में माना जाता, क्योंकि जन्म के समय लग्न में सामने जो नक्षत्र, जो राशि दिखाई देती है उसी को लग्न की प्रमुख राशि माना जाता है, और उसके अनुसार आगे गणना की जाती है। जिस तरह पृथ्वी घूमती है उसी तरह व्यक्ति के लग्न का क्षेत्र भी घूमता रहता है। जैसे मेष है, फिर वृष आ जाएगा, वृष के बाद मिथुन आ जाएगा, मिथुन के बाद कर्क आ जाएगा, कर्क के बाद सिंह आ जाएगा, सिंह का कन्या आ जाएगा। इस तरह ये घूमता रहता है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर पृथ्वी एक चक्र पूरा कर रही है, इसलिए 24 घंटे के अंदर 12 लग्न पूरी क्रॉस हो जाती है। और उस लग्न के साथ जो ग्रह जिस राशि पर बैठा होता है या जिस राशि में गोचर कर रहा होता है, वह ग्रह व्यक्ति के जन्म लेते समय, जन्म के समय आगे है या पीछे है, इसकी जानकारी हम कुंडली से लगा सकते हैं, क्योंकि कुंडली का प्रत्येक भाव 30 डिग्री का होता है, और 12 भाव होने के कारण यह 360 डिग्री पूरी कर देता है। अब हम लोग इसके आगे वाले क्रम में होता क्या है कि जब बच्चा खेचड़ी मुद्रा से जिह्वा हटा करके पहली बार रोता है, तो उस स्थिति में जब वायुमंडल के अंदर जो ग्रहों की ऊर्जा चल रही होती है वह पहली बार व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है, और नासिका पुट से अंदर जाकर ब्रेन के अंदर जो मेम्ब्रेन होता है उस मेम्ब्रेन पर परमानेंट अपनी छाप छोड़ती है। उसमें लग्न के जो मित्र ग्रह हैं
उनकी जो छाप अगर स्थायी और मजबूत पड़ जाती है तो व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि का विकास होता है। और लग्न के शत्रु ग्रहों की राशि, शत्रु ग्रहों की ऊर्जा की अगर इम्पैक्ट उसके मेम्ब्रेन पर स्थायी पड़ जाता है तो फिर व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता रहता है। हम लोग कुंडली के द्वारा यही पता करते हैं कि किस व्यक्ति के मेम्ब्रेन पर लग्न के मित्र ग्रह की छाप पड़ी है या लग्न के शत्रु ग्रह की छाप पड़ी है। अगर मित्र ग्रह की छाप है तो हम लोग उसके जीवन को खुशहाल मानते हैं, और अगर शत्रु ग्रहों की छाप है तो हम उस व्यक्ति के जीवन को संघर्षमय मानते हैं। इसी का इम्पैक्ट पूरे जीवन भर व्यक्ति को भोगना पड़ता है। व्यक्ति योग, साधना, प्राणायाम, आहार, विहार, विचार, इतनी चीजों में परिवर्तन करके इस मेम्ब्रेन के इम्पैक्ट को 30% तक कम ज्यादा कर सकता है। लेकिन जन्म के साथ जो इम्पैक्ट व्यक्ति के मेम्ब्रेन पर आ गया, वह इम्पैक्ट कभी भी जीवन में पूरी तरह परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, अर्थात जो ग्रहों की गति है उसमें जब आप मां के गर्भ से बाहर आते हैं और पहली सांस लेते हैं तो उसी समय यह निर्धारित हो जाता है कि जीवन में कब कब कौन से स्थानों पर आपको हानि होगी, कब कब कौन से स्थानों पर आपको लाभ मिलेगा, कब कब कहां पर आपको यश मिलेगा और कब कब किन किन कार्यों को करने से अपयश मिलेगा, आपका जीवन कितना है और कब आप पुनः धरती छोड़कर चले जाएंगे, मतलब आपकी मृत्यु हो जाएगी। यह 6 चीजों का निर्धारण आपके प्रथम खेचरी मुद्रा से बाहर आने में पहली सांस लेने के साथ ही प्रारब्ध के रूप में आपके साथ जुड़ जाता है। अब इस विषय में यहां तक कोई प्रश्न किसी का हो तो वो अपनी बात कहे। इसको शेयर कर दीजिए स्क्रीन। गुरुजी चरण स्पष्ट। हाँ बताइए। गुरुजी ये प्रश्न था कि जैसे नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्य पर, ग्रहों का तो पता है लेकिन नक्षत्र का क्या प्रभाव होता है? अच्छा, और कोई प्रश्न किसी और साथी का? जी गुरुजी, मेरा था कि जैसे आज तो हम घड़ी देखकर समय निकालते हैं, तो पहले के समय में व्यक्ति कैसे समय की गणना करते थे, ये जानना था थोड़ा सा। ठीक, देखिए पहले बलजीत जी के प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं। ज्योतिष में राशियों की कल्पना वराह मिहिर के समय से हुई। वराह मिहिर के पहले के जितने भी ग्रंथ आप देखेंगे उन ग्रंथों के अंदर नक्षत्र को ही बेस मान करके ज्योतिष के सिद्धांतों की गणना की जाती, क्योंकि नक्षत्रों में 27 नक्षत्र है, हर नक्षत्र के 4 चरण हैं, हर चरण का स्वामी अलग अलग है। 108 गुणा भाग को याद करने का व्यक्ति में बौद्धिक सामर्थ्य नहीं बचा तो व्यक्ति राशि आधारित स्थूल गणनाएं करने लगा, सूक्ष्म गणनाएं व्यक्ति नहीं करता। स्थूल गणनाओं में क्या है कि 12 हिस्से हैं, 9 ग्रह हैं, उनमें राशियों के अनुसार उसको फलित कह दिया गया। अब आप कल्पना करिए कि यही 9 ग्रह हैं लेकिन 12 राशि के स्थान पर 108 नक्षत्रों के चरण हैं। अब किसी ब्राह्मण को, किसी व्यक्ति को उसकी फलित गणना करनी है तो वो व्यक्ति कैसे करेगा? व्यक्ति में उतनी मेधा शक्ति नहीं बची, उतनी याददाश्त नहीं बची। जबकि ज्योतिष में अगर ग्रहों का वास्तविक फलित बताने का विषय दिया जाए तो हमेशा नक्षत्र आधारित ज्योतिष ही व्यक्ति का वास्तविक फलित बता सकती है। उसमें भी अगर नक्षत्रों में चरण आधारित ज्योतिष पर ध्यान दे दिया जाए तो व्यक्ति की भविष्यवाणी लगभग सही की जा सकती है। आज जो मांगलिक दोष, काल सर्प योग, पितृ पूजन, ब्रह्म पूजन, दुनिया भर की बातें जो चल रही हैं, ये सारी परेशानी की जड़ बस सिर्फ यही है कि हमने ज्योतिष को नक्षत्र आधारित के स्थान पर राशि आधारित कर दिया है। इसीलिए सारी समस्याएं पैदा हो रही और सारे प्रेडिक्शंस गलत होते हैं। लोगों को
समाज को लूटने का, समाज को धोखा देने का मौका मिलता है। लेकिन अगर ज्योतिष के वास्तविक मूल स्वरूप को समझना चाहें तो व्यक्ति को नक्षत्र आधारित ज्योतिष पर ही जाकर के गणना करनी चाहिए। उससे व्यक्ति के फलित कहने की संभावना काफी हद तक सही हो जाती है। ये बलजीत जी का जवाब। अब सुशील जी के प्रश्न का, अब सुशील जी के प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं कि व्यक्ति आज, जैसे हमको मालूम है कि इस समय व्यक्ति का जन्म हुआ तो हमने घड़ी देख ली, पहले कैसे होता था? तो आपको ये जानकारी मैं दे रहा हूं कि हमारे यहाँ पहले हर व्यक्ति नक्षत्र गति को जानता था, चाहे वो लड़की हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। जैसे आजकल हर व्यक्ति अंग्रेजी तारीख जानता है कि आज 16 तारीख है, आज 18 तारीख है, आज 25 तारीख है, उसी तरह आप अपनी पिछली पीढ़ी में चले जाइए। हर व्यक्ति ये जानता था कि आज एकादशी है, आज प्रदोष है, आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा है। उसी तरह और पिछली पीढ़ियों में जब आप जाते जाएंगे तो एक समय वो आता है जहां पर हर व्यक्ति ये जानता है कि आज फला नक्षत्र का फला चरण चल रहा है। इस समय गोचर में फला ग्रह फला जगह घूम रहा है। आप महाभारत ग्रंथ उठा कर देख लीजिए। महाभारत युद्ध के लिए जिस समय कृष्ण का कर्ण के साथ संवाद हो रहा है, उस पूरे के पूरे संवाद में कृष्ण और कर्ण दोनों ज्योतिष पर ही चर्चा कर रहे हैं कि इस नक्षत्र में अगर हम लोग युद्ध करें तो उस युद्ध के ये परिणाम होंगे, इस नक्षत्र में करें तो ये परिणाम होंगे, इस नक्षत्र में करें तो ये परिणाम होंगे। उसी तरह भीष्म पितामह जिस समय युधिष्ठिर को दीक्षित कर रहे हैं वहां पर वो ज्योतिष की चर्चा करते हैं। विदुर द्वारा ज्योतिष की चर्चा की जाती है, या अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा जिनको हम अपने इतिहास में युग पुरुष महापुरुष के रूप में देखते हैं। हर व्यक्ति के वार्तालाप के अंदर ग्रहों की गति और नक्षत्र की गणना बड़ी स्वाभाविक गणना मानी जाती थी, क्योंकि हर व्यक्ति को यह मालूम होता था कि आज कौन सा नक्षत्र किस जगह गोचर कर रहा है और ये कल के दिन भविष्य में किस जगह गोचर करेगा। तो ये जो बात सुशील जी आप कह रहे हैं कि लोगों को समय का पता कैसे चलता था, समय का अनुमान कैसे लगता था, तो उन लोगों के जो गणना के सिद्धांत थे वो हम लोगों से ज्यादा बारीक थे, और उन लोगों के समय की अनुभूति हम लोगों से ज्यादा अच्छी थी। और हम लोग तो घड़ी देखे बिना एक्यूरेट समय भी नहीं बता सकते, और उन लोगों को इतना अनुभव था अपने चीजों से कि वो मात्र आकाश की तरफ देखते थे और सूर्य कितनी डिग्री आगे बढ़ा, चंद्रमा कहाँ पहुंचा, कौन सा नक्षत्र उदित है, कौन अस्त है, इसके आधार पर घटी पल में वह एक्यूरेट समय लोगों को बता दिया करते थे। तो सुशील जी आपके शंका का समाधान हो गया होगा? हाँ गुरुजी हो गया, और एक चीज और क्लियर हो गई कि गणित से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है फिर तो। चलिए, और कोई साथी कुछ पूछना चाहते हैं? जी गुरुजी प्रणाम। हाँ बताइए। गुरुजी, एक मेरा कई बार समाज में हमारा जो बौद्धिक स्तर है निम्न स्तर पर चला गया है। मेरा एक ही सवाल रहता है कि सूर्य काल गणना जो सूर्य पर आधारित है, संक्रांति, और चंद्र पर आधारित काल गणना, इसका जो अंतर है वो बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं कि संक्रांति से माह बदल गया या चंद्रमा के आधार पर माह बदल गया। कृपया उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ये वैसे मैंने ये सोचा था कि आज जन्म के समय पर चर्चा करेंगे, और जब जन्म की तारीख पर चर्चा करेंगे तब उस विषय पर चर्चा करेंगे जी। तो इसको अगले सत्र में रख लेते हैं। आज जन्म के समय से संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी जिज्ञासु के मन में अगर और है तो वो चर्चा करें, और फिर इसके बाद मैं अपनी 2-4 मिनट बात और दूंगा। जी गुरुजी प्रणाम। बोलिए। जी गुरुजी, ऐसा था कि अब कई लोग ऐसे हैं, जैसे मैं अपना बता दूं कि हमें अपने ना तो जन्म डेट का पता है और ना ही समय का पता है जी, तो उसका क्या हल हो सकता है गुरुजी फिर? इसका हल ये है कि यदि आपके परिवार में लोग अभी हों तो आप उनसे चर्चा करिए। जैसे कुछ लोग बताते हैं कि
अमावस्या, जेठ की अमावस्या के 2 दिन पहले आपका जन्म हुआ था। जी, मेरी माता जी ने मुझे बताया था कि भादों से 4 दिन रहने सी जदों आपका जन्म हुआ है। अब मैं पूछता था कौन से सन में, तो बता रहे थे इंदिरा गांधी मरी है उसके 1 साल बाद तेरा जन्म हुआ है। हाँ, यही तो पता है। 84 में इंदिरा गांधी मरी है, तो हाँ जी। 85 में आपका जन्म हुआ। और 85 में जब आपका जन्म हुआ तो 85 में जो वो बता रही हैं, जेठ भादो जो भी बता रही हैं, उसके 4 दिन पहले की बात अगर वो कर रही हैं तो इसको कैलकुलेट करके तिथि निकाली जा सकती है। ये कोई बड़ा कठिन विषय नहीं है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि लोग बताते हैं कि साहब कुंभ पड़ा था या हरिद्वार का माघ मेला का कार्यक्रम था, तो इस तरह की जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, उन ऐतिहासिक घटनाओं से वर्ष की गणना कर ली जाती है। और बुजुर्ग माताएं जो माँ बताती हैं, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगस्त, तो उसके आधार पर महीने की गणना कर ली जाती है। और फिर वो जैसे बताती है तिथि के भादों में 4 दिन पहले, 4 दिन बाद, अमावस्या के 2 दिन पहले, अमावस्या के 2 दिन बाद, तो उन सब स्थितियों में वहां पर उसकी गणना की जा सकती है। इस तरह तिथि निकाली जा सकती है, कोई बड़ा कठिन विषय नहीं। जी गुरुजी, एक मैं इसमें उत्तर कुछ हो रहा कहना है। चाहता हूँ। मैं इसमें बोलिए कुछ कहना मनीष। चाहता हूँ हाँ, कि बताइए मनीष जी। मेरे जन्म का समय जो था, मेरी जन्मपत्री जो बनाई गई थी उस दिन होली का दिन था। तो मेरी माँ अकेले अस्पताल में थी और किसी को कोई साथ में नहीं था, तो एक लगभग अंदाजा लगाया कि 11:15 बजे मेरा जन्म हुआ है। और मैं सारी जिंदगी उससे जन्मपत्री दिखा करके सारा काम करता रहा। योगेश जी ने एक बार मेरी जन्मपत्री को जब देखा तो उन्होंने कहा कि मनीष जी, आपके चरित्र से और आपके स्वभाव से जन्मपत्री मैच नहीं करती, आपकी जन्म का समय गलत है। तो उन्होंने गणना करके मेरे पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, इतिहास को देख करके मेरे जन्म का समय 2 घंटे डायल पीछे कर दिया। 11:15 की जगह इन्होंने बताया 10:30 बजे मेरा जन्म है। तो ये जन्म का सही समय निकालने की क्षमता मैंने उस समय देखी, और उसके बाद से मेरी जो गणनाएं हुई हैं वो मेरा सारा ज्योतिष फल जो है सब सही निकल के आ रहा है। तो पास्ट की घटनाओं के आधार पे योगेश जी जो है वो आपके जन्म का सही समय भी निकाल सकते हैं। और कोई साथी कोई बात अपनी कहना चाहता है? जी गुरुजी, मैं ये कह रहा हूँ एक विषय पर चर्चा आप ये भी करिए कि गुरुजी, पृथ्वी गोल है या चपटी है? चपटी मतलब थाली की तरह है या गेंद की तरह है? अब मूर्खतापूर्ण कार्य मुझसे मत करवाइए, वो पूरी दुनिया कर रही है, इसलिए उसमें मुझे मत डालिए, क्योंकि मूर्खों के कार्यों में मैं सहयोग नहीं करता। तो अभी यहाँ तक का विषय, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ तक अब आगे कोई प्रश्न, कोई चीज आप लोगों के लिए बची नहीं, ठीक है? अब हम लोग आते हैं अगले विषय पर। स्क्रीन शेयर कर दीजिए। तो ये आपकी जन्म कुंडली है। इस कुंडली के अंदर किस भाव में किस ग्रह के बैठे होने से किस चीज का असर पड़ता है और क्या देखा जाता है, ये पूरा का पूरा एक चार्ट मैंने बनाया है। और इस चार्ट के द्वारा लग्न के मित्र ग्रह मित्र राशि पर जिस भाव में बैठते हैं, व्यक्ति को उस भाव के सारे सुख प्राप्त होते हैं। और जिस भाव में लग्न का शत्रु ग्रह शत्रु राशि के साथ बैठ जाता है, उस भाव के सुखों की कमी होने लगती है। ये बेसिक है, इसको और आगे डेवलप किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस तरह का जो कुंडली का चार्ट है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, 1 से लेकर 12 तक, उसमें यह जो स्वरूप है, इस स्वरूप के द्वारा ज्योतिषी देखते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर कौन सी बात का लाभ आपको जीवन में कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्नोत्तर सेशन में। अब आपके पास आज के विषय को लेकर कोई भी प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो आप अपनी बात रखिए। गुरुजी, क्या पृथ्वी पे कोई ऐसा हिस्सा है जहां पर ग्रहों का प्रभाव ना होता हो, और उस जगह पर अगर किसी बच्चे का जन्म हो तब क्या होगा? पृथ्वी पर, अब आपने बहुत अच्छी बात पूछी सुशील जी। आपको शायद इस बात की जानकारी अब देना ही चाहिए, मुझे, मेरा कर्तव्य है कि आज जैसे पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्र पूरा करती है,
तो शुरुआती दौर में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो उस समय पृथ्वी अपने इस चक्र को मात्र 6 घंटे में पूरा करती थी, और उस समय पूरी पृथ्वी का जो केंद्र था वो वर्तमान का कैलाश पर्वत था। जैसे आज नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, जहां पर कंपास अगर आप लेकर जाएं तो कंपास काम करना छोड़ देता है, कुतुबनुमा काम करना छोड़ देता है। उसी तरह कैलाश पर्वत पर अगर आप कंपास लेकर जाए तो वहां पर आज भी कंपास काम करना बंद कर देता है। तो भगवान शिव को जो देवताओं और ग्रहों की ऊर्जा से ऊपर माना गया है, उसकी वजह बस सिर्फ यही थी कि कैलाश पर्वत जो उस समय पृथ्वी की धुरी थी, पृथ्वी का केंद्र था, और पूरी पृथ्वी जैसे इस समय पूर्व पश्चिम की ओर घूम रही है, उस समय ये जो उत्तर का हिस्सा है जहां पर कैलाश पर्वत है हिमालय में, यह नॉर्थ पोल हुआ करता था। तो उस स्थिति में जब किसी भी बच्चे का जन्म किसी ऐसे स्थान पर होता है जहां पर कंपास काम नहीं करता, तो उस व्यक्ति की कुंडली नहीं बनाई जा सकती, संभव है। लेकिन यह प्रकृति की व्यवस्था है कि ऐसा स्थान जहां पर कुतुबनुमा फेल हो जाए, कंपास फेल हो जाए, उस जगह पर आज तक सृष्टि के आदि से अंत तक किसी बच्चे का जन्म हुआ इतिहास में मुझे नहीं मिला। इसलिए आगे भी बहुत संभावना है कि प्रकृति अपने सिद्धांतों के अनुसार ऐसे स्थान पर जहां पर कंपास काम नहीं करता, वहां पर किसी व्यक्ति का जन्म नहीं हो सकता है। यही प्रकृति की व्यवस्था है। ठीक है सुशील? ठीक गुरुजी, ठीक। और कोई जानकारी कोई साथी चाहते हो? गुरुजी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि 9 ग्रह होते हैं, जैसे जो जिज्ञासा अभी मन में उठी आप उनसे, कि 9 ग्रह से प्रेडिक्शन होती है। जोर से बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि 9 ग्रह से प्रेडिक्ट। माइक को अपने मुंह के पास लाइए, माइक को मुंह के पास लाइए। हाँ, आप बोलिए। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि 9 ग्रह जो हमारे मुख्य है, जो हम बताते हैं ज्योतिष में, जिनसे गणना करते हैं, लेकिन आप ही ने जैसे बताया कि ग्रह बहुत ज्यादा है और सब चीजें हैं, तो उनका भी तो प्रभाव मानव मस्तिष्क पर पड़ता होगा। भैया मेरी स्क्रीन लगा लो। तो फिर 9 ग्रह से ही कैसे ये हम मान के चले कि 9 ग्रह ही। आप बलजीत जी उस समय साधना में थे, स्क्रीन पर नहीं थे। इस विषय पर 10 मिनट की मैं चर्चा दे चुका हूँ। आप मेरा वीडियो वीडियो देखिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको। जी गुरु जी। और कोई विषय? तो आज का सत्र पूरा किया जाए, इसका मतलब? गुरुजी बस एक ही प्रश्न है। जैसे आपने बताया कि समय के अनुसार इस पे शोध होना चाहिए और आप कर भी रहे हैं, और क्या हो सकता है इसके लिए? देखिए, ऐसा है कि वर्तमान जो विश्व की राजनीति चल रही है, उनकी किसी भी तरह के किसी भी शोध में कहीं कोई रुचि नहीं है। वो सब विश्व को कब्जा करने की योजनाएं चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पास जो भी अपने निजी संसाधन थोड़े मोड़े हैं, उनसे अपने ऋषि ऋण को उतारने के लिए, जैसे मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, गुरु ऋण है, उसी तरह एक ऋषि ऋण होता है, राष्ट्र ऋण होता है। तो ऋषि ऋण को उतारने के लिए जो ऋषियों द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, उसको अपडेट करने के लिए आप आपस में आपसी सहयोग से कार्य कर सकते हैं। और इसको करने के लिए छोटे छोटे समूह बनाकर करिए, क्योंकि इन सब कार्यों में ना तो किसी पूंजीपति की कोई रुचि है और ना ही किसी शासन सत्ता की कोई रुचि है। इसलिए ये अपना निजी प्रयास का विषय। इसमें तो हम अधिक से अधिक कुंडलियों का विश्लेषण भी इसका एक भाग हो सकता है गुरुजी? हाँ, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है भाई। जैसे मैंने अभी तक 40,000 कुंडलियां लगभग देख डाली है। हमारा जो डाटा है वो कंप्यूटर डाटा बताता है कि 40,000 कुंडलियां मैंने आज तक देख डाली। तो इतने बड़े पैमाने पर डाटा आपके पास है। अब उन डाटा के आधार पर, व्यक्ति के जीवन की घटी घटनाओं के आधार पर, चार्ट पेपर पर, एक्सेल सीट पर डाटा को अगर कन्वर्ट किया जाए, तो हम लोग एक बहुत बड़ी सूचना को ज्योतिष पर प्राप्त कर सकते हैं। और उसके द्वारा
हम लोग ये समझ सकते हैं कि किस तरह से क्या ज्योतिष में नए सिद्धांतों को स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है जी, आभार गुरु जी। जी, चलिए 9:05 हो गया है। आज जो अपने साथी गंभीर ना हो उनको मैं कहूंगा कि आप लोग सेशन मत ज्वाइन किया करिए, क्योंकि मुझे 2 या 3 लोग ही मिल जाए पर्याप्त है, नहीं मिले तो उसकी भी आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि ये राजनीतिक मंच बना दिया जाए कि आदमी आ करके गंभीर विषयों, गंभीर सेशन के बीच में अपने सामाजिक औपचारिकताओं को करने लगे। इसके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी चीज, जो लोग गंभीर हैं वो प्रयास करिए कि 7:55 के बाद ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आधे से ज्यादा सत्र के बीच जाने के बाद मैं देखता हूँ कोई 10 मिनट बाद ज्वाइन करता, कोई 15 मिनट बाद ज्वाइन करता, कुछ लोग तो लास्ट में आते हैं जब 5 मिनट समय बचता है, कि जैसे वो कथा में प्रसाद लेने के लिए चले आए हैं, शायद कुछ मिल जाए हमको भी। तो ये जो मानसिकता के लोग हैं, ये मानसिकता के लोग कभी भी समाज में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, लोगों को कोई दिशा नहीं दे सकते, समाज का भला नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से कोई अपेक्षा मुझे नहीं। मैं गंभीर और अच्छे लोगों की खोज में हूं। तो जो व्यक्ति विषयों को लेकर गंभीर है, राष्ट्र को लेकर गंभीर है, ज्ञान को लेकर गंभीर है, वो लोग प्रयास करें कि समय से 2-4 मिनट पहले ही आ जाएं, तो चर्चा करने में आसानी होगी, सुविधा रहेगी। सभी साथियों को नमस्कार। कल हम लोग फिर 8 बजे आपस में भेंट करेंगे। नमस्कार। जी, गुरु जी प्रणाम।